नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य कक्षा 8 के इतिहास के इस वेब सीरीज में पार्ट 5 को आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले हम लोग भारतवर्ष में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से लेकर के भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, कंपनी राज का विस्तार और कंपनी राज्य का प्रभाव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोगों को पढ़ना है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण और उसके परिणाम। आपको पढ़ाते समय हमने बताया है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीतियों के कारण 1856 तक आते आते लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया था और 1856 आते आते कंपनी पर लगभग ब्रिटिश सरकार का भी अधिकार लगभग सा हो ही गया था। इसी बीच कुछ घटनाएं घटी। लॉर्ड कैनिंग भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है और प्रथम वायसराय माना जाता है, उसी के समय देश की कुछ आंतरिक परिस्थितियां इस तरीके से परिवर्तित हुई कि यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए क्रांति शुरू कर दिया था। हालांकि 1857 से पहले भी इस देश में अलग अलग स्थानों पर कुछ न कुछ विरोध हुए थे, जैसे सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह। आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में विस्तृत। सिपाहियों का विदेशी शासकों और विदेशी प्रशासन के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ था और इस बीच में मध्य प्रदेश में भीलों ने विद्रोह किया था, बंगाल और बिहार में संथालों ने विद्रोह किया था, उड़ीसा में कोलों ने विद्रोह किया था और गौड़ ने विद्रोह किया था और मेघालय की जो खासी जनजातियां थीं, इन लोगों ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। मतलब जो भी जनजातियां थीं जो जंगलों में रहती थीं, तो वे अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के विरोध में इन लोगों ने विद्रोह किया था। लेकिन ये विद्रोह स्थानीय थे और अलग अलग समय पर किए गए थे, एक साथ पूरे देश में नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा इनका आसानी से दमन कर दिया गया और अंग्रेजों की अपनी नीति चलती रही। लेकिन इधर भारतीयों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति एक आग जलती रही और वह आग 1857 में एक व्यापक रूप धारण की और अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जिसको हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जानते हैं। और उस क्रांति में के फलस्वरूप लगभग उत्तर भारत में या मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। लगभग 100 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने भारतीय संस्थाओं में, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो और न्यायिक व्यवस्था हो, लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया था। और हालांकि
उसका कुछ लाभ मिला था भारतीयों को। जैसे भारतवर्ष में एक कुप्रथा और भी थी, सती प्रथा की जो कुप्रथा थी, उसके अलावा भी एक सामाजिक कुप्रथा थी जो दुर्भाग्य से आज भी इस देश के कुछ मन विकृतियों में आज भी पाई जाती हैं। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक जो हिंदुइज्म व्यवस्था है जिसको हिंदू सनातनी धर्म की व्यवस्था मानते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में 4 वर्ण बनाए गए हैं और उन 4 वर्णों में सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण वर्ग है, उसके बाद क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। शूद्रों में भी स्थितियां बड़ी वो हैं, 2 प्रकार के शूद्र हैं, एक सच्छूत शूद्र हैं और एक अछूत शूद्र हैं। तो अछूत शूद्रों की स्थिति और भी दयनीय थी। तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान अंग्रेजों ने जो यहाँ का जो प्रभुत्व वर्ग था उनको दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक लॉ बनाया, कानून बनाया और उसमें कानून के समक्ष सबको समान रूप से रखने की बात जब की गई, तो यहाँ पर इसके पहले जो कानून थे तो उसमें वर्णिज्म के आधार पर कानून थे, वर्ण को ध्यान में रख करके कानून बनाए गए थे। तो वो जो प्रभुत्व वर्ग वाले व्यक्ति थे उनको इस प्रकार के कानून से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और उन लोगों ने जनता के बीच में एक माहौल क्रिएट किया कि जो ये ब्रिटिश लोग हैं ये हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, और जनता के बीच में वो माहौल धीरे धीरे हुआ। और उसके एक आर्थिक कारण भी था उसका। ब्रिटिश जब औपनिवेशिक शक्तियां जो भी थीं भारत में, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। क्योंकि भारत उस समय उपनिवेश राज्य था और उपनिवेश राज्य के बारे में हम आपको बताए हैं कि जो मुख्य देश होता था जो दूसरे देश का कि प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का उपयोग अपने देश की उन्नति के लिए करता था, और वो इसको मुख्य रूप से कच्चा माल का प्रदाता मानता था। अब जैसे इंग्लैंड ही अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से कच्चा माल, कपास और नील ले जाता था और उन कच्चे मालों से मशीनों में प्रयोग करके सस्ती वस्तुएं बनाता था और उसी सस्ती वस्तुओं को ले आकर के हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्यों पर बेचता भी था। और ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ और भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई, और इस पर अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये एक आर्थिक कारण था कि जो यहाँ का बुनकर समाज था, शिल्पकार समाज था, उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। तो उसके मन में भी अंग्रेज शासकों के प्रति रोष जागृत हुआ। अंग्रेज शासकों ने जो भारतीय कुटीर उद्योग थे उनको लगभग बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अब वो चाहे जानकर किए हों चाहे अनजाने में किए हों। जैसे आज भी कुटीर उद्योग लगभग बुरी तरीके से तहस नहस ही हो गया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके आगे इनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती ही गई है। तो ठीक उसी तरीके से उस ज़माने में भी जो यहाँ के कुटीर उद्योग थे लगभग खराब ही हो गए, ख़त्म ही हो गए। तो इससे जो भारतीय कारीगरों की दशा थी वो दिन पर दिन खराब होती चली गई। और उस बीच जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, अकाल आए, तो लगान देना ही था और अकाल पड़े बीच में, तो इससे जो किसानों की स्थिति थी वो और दयनीय हो गई। और अकाल इत्यादि में बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण जो किसान भी थे वे भी अंग्रेजी सरकार से दुखी हो गए। और उस समय सेना से जो हटाए गए सैनिक भी थे वे भी अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए। और उस ज़माने में जो शिक्षित व्यक्ति थे उनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था
और उनको अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। तो ये जो भेदभाव था, तो इस भेदभाव के कारण भी भारतीयों के मन में यह एक धारणा पनप गई कि देश हमारा है और हमारे साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है। तो एक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का ये भी एक कारण रहा। तो ये तो आर्थिक कारण रहे। राजनीतिक कारणों की भी हम चर्चा कर लें तो भारत में वैसे तो अंग्रेज़ों का राज चलता था, लेकिन भारत की जनता अंग्रेज़ों के राज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो अंग्रेज़ों ने वही दोहरी नीति का प्रयोग किया कि अंग्रेज़ों के हाथ में राजनीति की वास्तविक सत्ता तो थी, लेकिन वे लोग दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर शासन सत्ता को चलाते थे, क्योंकि वो देश की एकता का प्रतीक थे। और उसी समय अंग्रेज़ों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। तो इससे भारतीय जो जनता था उनके मन में असंतोष की भावना जागृत हो गई। और उसी बीच लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, तो जो छोटे छोटे रियासतें थीं, देसी राजा थे, तो उन राजाओं के का भी शोषण हुआ और उनके अस्तित्व भी संकट में जब पड़ गए और अंग्रेजी शासन का एक पक्षी निर्णय होता था, वे किसी की बात सुनते नहीं थे। और डलहौजी की विलय नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर ऐसे कई रियासतें अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिलाया। तो ये लोग भी इसके खिलाफ हो गए। इसी बीच डलहौजी ने जो पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र नाना साहब थे, नाना फडणवीस, तो उनकी वार्षिक पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब भी अंग्रेज़ों के दुश्मन हो गए। तो उधर डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके और नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके और उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया। तो वहाँ के लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और अंग्रेज़ों द्वारा जो बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी, तो उस समय भूमि का मालिक जो जमींदारों को बनाया गया था और उनको लगान और सुनने का फुल पावर दे दिया गया, तो वे लोग क्रूरता के साथ लगान का वसूली करते थे। तो इससे भी किसानों में असंतोष की भावना पनप गई थी। और जो न्याय प्रणाली थी वो बड़ी भारतीय कानूनों की अनदेखी करती थी। तो ये और दूसरा कारण था कि जो भारतीय ऊंचे पदों पर पहुंच नहीं पाते थे। तो ये सब राजनीतिक कारण थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्प्रेरक का काम बने। अच्छा, उस समय सामाजिक और धार्मिक कारण भी कुछ ऐसे थे, जैसे अंग्रेज भारत की अशिक्षा और सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ यहाँ की स्थिति को देख करके वे भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको भी बता दें। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो आप अपने नज़र में हैं। अब मूर्खों की एक बहुत बड़ी मंडली हो, तो अगर आप उनके बीच में हैं तो उनको तो यही ना लगेगा कि ये हमको तुच्छ समझते हैं, आप अपने आप को सीनियर समझिए। अब जैसे अफगानिस्तान का ही देख लो, वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था थी। बांग्लादेश को ही देखो,
अब धीरे धीरे अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासन हावी हुआ है ना, तो जो उदारीकरण के लोग हैं उनको तो वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं मूर्खे न समझते होंगे। अब पहले उदारीकरण वाले लोग ज़्यादा थे तो कट्टरपंथी लोगों को मूर्ख समझते थे। तो उसी तरीके से जो यहाँ की सामाजिक अनेकता थी और व्यापक जो कुरीतियाँ यहाँ थीं और जो आर्थिक विषमता थी, तो इस कारण वे भारतीयों को तुच्छ समझते थे कि भाई ये ऐसा देश है, यहाँ आदमी आदमी एक समान खुद को मानता ही नहीं है, एक ही तरीके से पेट से पैदा होना है और पैदा होने के बाद कुछ लोग अपने आप को मतलब बड़ा मानते हैं और कुछ लोगों को एकदम निकृष्ट माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से वे इनको तुच्छ समझते थे और उनका तुच्छ समझना ही यहाँ के लोगों को मतलब उत्प्रेरक का काम हुआ कि तो अंग्रेज हमको तुच्छ समझते हैं। अब सामान्य लोगों को जब यह पश्चिमी चीज़ की शिक्षा दिलाई जाने लगी तो अब इन लोगों के दिमाग में ये हुआ कि ये तो हम लोगों को ईसाई बना देंगे, सब हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर अंग्रेजों द्वारा जो रेल और डाक व्यवस्था बनाई गई तो अब इनको लगा कि तो हमारा धर्म में क्रम चला जाएगा, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोग बना रहे हैं। तो ये जो धार्मिक कारण होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है और धार्मिक कारण पर आदमी मरने मारने पर उतारू हो जाता है। और इसी बीच ईसाई मशीनरियों द्वारा हिंदू और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करने हेतु खुला ऑफर मिलने लगा और वे लोग हिंदू धर्म की कुरीतियों और इस्लाम धर्म की कुरीतियों की चर्चा करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे ब्राह्मण और जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार थे मौलवी साहब लोग, तो वे लोग अपने अपने समाज में अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार प्रसार करने लगे। और सन 1850 में एक कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति का भागीदार बना दिया जाएगा। अब ईसाई बनने पर उसको पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। अब इससे जो यहाँ के हिंदू और मुसलमान थे वे खुद को अपमानित महसूस करने लगे। तो ये भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रमुख कारण रहा। अभी हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उस समय के सैन्य कारणों की भी स्थिति देख लें। अब सेना में भारतीय जो सैनिक थे और जो अंग्रेज सैनिक थे उनमें भेदभाव होता था। अंग्रेज सैनिक ऊंचे पदों पर रखे जाते थे और जो भारतीय सैनिक थे वो नीचे पदों पर रखे जाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और उन सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। तो ये भी एक कारण था। अंग्रेजों ने उस समय एक नई राइफल बनाई थी और उसमें जो कारतूस लगता था, तो अब उस समय जो कारतूस एक चर्बी की बनी होती थी। अब जो नए सैनिक थे अब उनमें यह अफवाह फैली। अब वही अफवाह फैलाने वाले कौन थे? वही लोग थे, वही ब्राह्मण और मौलवी साहब। यही लोगों ने अब फैलाई अफवाह कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। अब गाय कितना सेंसिटिव मुद्दा है, अब देख रहे हो, गाय हमारी माता है। अब गाय को लेकर के पूरा राजनीतिक सिस्टम ही इधर से उधर हो जाता है और यह तो हिंदू धर्म की मंशा के विपरीत है। अब लोग कसम खाते हैं कि गाय का मांस खाएं कि हम ऐसा करें। तो और इधर मुसलमानों में सूअर के मांस को लेकर के जितना हम इधर गाय को पवित्र मानते हैं या गाय के मांस को खाना हम लोग परहेज समझते हैं, खराब समझते हैं, धर्म के विरुद्ध समझते हैं,
तो उसी तरीके से मुसलमानों में सूअर के मांस को लेकर के है कि वे लोग सूअर के मांस को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। वे लोग सूअर का शब्द अपने मुंह से बोलना पसंद नहीं करते हैं। और जब उन्हें यह पता चले कि नहीं, हम जो कारतूस चला रहे हैं इसमें गाय या सूअर की चर्बी है, तो निश्चित रूप से उनके धार्मिक भावनाएं भड़के हुई और यही हुआ। और सैनिक भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और इधर जो कुछ छोटे मोटे राजा थे वे लोग खिलाफ हो गए। अब देश में ऐसी अशांत परिस्थितियां बनी और सभी लोग एकजुट हुए और लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार के कुंवर सिंह ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाब, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क को साधा गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का जो एक संगठन बनाया गया और आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया और संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित कर दी गई। अब योजना बन गई, तिथि भी निश्चित हो गई, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। और वहां अंग्रेजी सेना को पराजित भी किए, लेकिन वही है कि फिर चारों तरफ से अंग्रेज के सैनिक आ गए और उनको घेर लिया गया और युद्ध में लड़ते लड़ते हुए भी 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से वहाँ का भी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन दबा दिया गया। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वे भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और कालपी से निकली, तात्या टोपे से मिली, लेकिन उसी समय जो आज के ज्योतिबा सिंधिया हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके जो पूर्वज थे ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोग, तो उन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते युद्ध वे भी हार गईं और हिरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और झांसी पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से वहाँ भी इसका विद्रोह दबा दिया गया। अब एक बात यहाँ समझ लो, जो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे ना, उस समय भी मलाई काटे हैं और आज भी मलाइये है उनके, जो उस समय भी मलाई काटे और इस समय भी मलाइये काट रहे हैं। हमेशा सही व्यक्ति वास्तव में परेशान रहा है। रामगढ़ की उसी समय रानी अवंती बाई थी, तो विद्रोह का उन्होंने झंडा अख्तियार किया, लेकिन उनके भी विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। अब सवाल यह है कि क्रांति तो हुई, लेकिन क्रांति असफल हो गई। सभी क्रांतियों को अंग्रेजों ने धीरे धीरे दबा दिया। तो उसका कारण वही था। पहला कारण तो इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण था, जो भारतीयों में समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अलग अलग डेट में अलग अलग स्थान पर विद्रोह हुआ। तो इससे अंग्रेजों को सुविधा मिली, वो क्रमशः एक एक करके विद्रोह को दबाते चले गए। और वही कुछ गद्दार थे, जैसे इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के जो नरेश थे, वे अगर क्रांतिकारियों का साथ देते तो स्थिति वास्तव में कुछ अलग हो जाती।
लेकिन काहे साथ देंगे, मलाई उनको खाना था। तो मलाई उस समय भी मिल रही थी, मलाई इस समय भी मिल रही है। उस समय अंग्रेजों के रामों का नंबर मिलता था, इस समय जनता उनको खुदे मलाई देती है, चुनाव जिता जिता करके भेजवे करती है। तो खैर उसकी बात छोड़ियो, ये हम लोग इस पर आएंगे। इस पर हम लोग देखेंगे कि असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो असफलता का मुख्य कारण ये था कि पहले यहाँ के भारतीयों में समन्वय का अभाव था, और जो प्रमुख रियासतें थीं वो राजा क्रांतिकारियों का साथ न दे करके मलाई खाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिए थे। और क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह हालांकि बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो उस समय उनकी उम्र 80 साल की थी, और उम्र का प्रभाव पड़ा। और प्रत्येक क्रांतिकारी जो नेता थे वे अपने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किए, कोई समन्वय नहीं बना पाए, और यही कारण रहा कि क्रांति को दबाया गया। और सबसे बड़ी चीज एक उस समय और थी, देखो अंग्रेजों ने अपनी फौज में सिख रेजिमेंट की भर्ती किया था, और सिख रेजिमेंट, सिख बड़े ही मतलब कट्टर, अपने पेशे के प्रति बड़े कट्टर होते हैं। और अंग्रेजों ने जो सिख फौज की व्यवस्था की थी, तो सिख फौज की मदद से 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ कि भारतीयों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे, और उनके पास गोला बारूद थे, और भारतीय सैनिकों के पास ही इस किस्म के हथियारों का अभाव था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जो इसकी असफलता का मुख्य कारण बना। लेकिन यह क्रांति असफल जरूर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्रांति ने कुछ परिणाम नहीं दिए। इस क्रांति का परिणाम यह रहा कि इसने एक नवीन युग का बीज बो दिया, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इस घटना के बाद ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ से कंपनी राज्य को समाप्त कर दिया, और पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। और महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी को एक घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र से जो यहाँ पर एक कंपनी का नियंत्रण था वो समाप्त हो गया, और ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। और इसी क्रांति ने एक सबसे बहुत बड़ा कार्य किया था, ये भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, राष्ट्रीय भावना का संचार किया, और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल थे कंपनी की तरफ से, वे भारत के प्रथम वायसराय हुए। तो यह आपका पाठ समाप्त हुआ। अब इसमें 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए, तो ये कारणों पर अभी हम चर्चा किए ही हैं। और इसकी असफलता के क्या कारण थे। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों पर से किसका नाम हटा, मुगल बादशाह का नाम हटा था। तो ये सब चर्चा हम किए ही हैं। आप जो यहाँ का जो क्वेश्चन उत्तर है इसको हल करिएगा और इसको लिखिएगा। सबको नमस्कार। जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।